6-7 मई की रात जब आपके पास वो ये मैसेज आया कि इंडिया ने काफ़ी कुछ जगह पर स्ट्राइक्स करी हैं पाकिस्तान के अंदर, सर तो उसके बाद आप लोगों की क्या कार्रवाई हुई? सर 6 मई की रात तो बिल्कुल हमने नो मूव ऑब्जर्व किया। हम एनिमी की हर हरकत देख रहे थे कि एनिमी क्या कर रहा है, किस प्रकार की उनकी मूवमेंट है। सेम कार्रवाई सुबह 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 होते तक हमें पता चला कि एनिमी ने पुंछ एंड मेंढर के इलाकों में शायद सीज फायर वायोलेशन स्टार्ट कर दिया है, जिसमें कि उन्होंने एक मदरसा, एक स्कूल और गुरुद्वारे वगैरह? गुरुद्वारे पे भी अटैक करने का प्रयास किया था। एंड आपके एरिया में साइलेंट था? हमारे यहाँ पे अभी तक कुछ नहीं हुआ था। इनफैक्ट एनिमी मूवमेंट चल रही थी, हम ऑब्जर्व कर सकते थे उनको। सो हमारी तैयारियाँ फिर भी चलती रही, अपनी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस चलती रही। स्टॉकिंग ऑलरेडी हो चुकी थी एंड लाइक वेपन मेंटेनेंस एंड जो रूटीन एंड डिफेंस होता है वो बिल्कुल ज़ोरों पे था। देन 7 और 8 मई मोस्ट दोनों साइडों से ज़्यादातर जो अटैक रहे वो मतलब लॉन्ग रेंज वेक्टर्स यूज़ करते हुए, जैसे जैसे कि आर्टिलरी ड्रोन, वगैरह? मिसाइल, आर्टिलरी, इसी तक थे। तो 9-10 मई की रात हमें महसूस हुआ कि एनिमी ने अपना स्पेकुलेटिव फायर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। क्या है ये स्पेकुलेटिव फायर, आप समझाना चाहेंगे? जी, एलसी में हाँ, टरेन कुछ इस प्रकार की होती है कि जहाँ पे थोड़ी सी भी हिली टरेन है तो विजिबिलिटी बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती है, आप देख नहीं सकते। अगर कोई नालों से होता हुआ आपकी तरफ या आ रहा है, मूव कर रहा है, तो आप डिसाइड मतलब आप कई बार सर्वेलेंस के आलों से भी आप बता नहीं पाएंगे कि कोई मूवमेंट हो रही है। ओके। सो अगर एनिमी नर्वस है कि शायद हम उनके ऊपर अटैक करेंगे, तो वो नालों में कुछ कुछ टाइम में एक एक बुलेट्स का स्प्रे या बर्स्ट मारता रहता है ओके, कि कि अगर आप जाके रेड ना कर दें। रेड ना कर दें, जस्ट सिक्योर होने की या तरफ या है। या तो हमने भी रिपोर्ट किया कि सर एनिमी का स्पेकुलेटिव फायर बहुत हो रहा है। हाउएवर हमारे कमांडिंग ऑफिसर के क्लियर आदेश थे कि हम स्पेकुलेटिव फायर नहीं करेंगे बिकॉज हम नर्वस नहीं हैं। एंड सो हमने उनका कोई जवाब नहीं दिया। उसी रात हमने ऑब्जर्व किया कि हमें एक ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई दी एनिमी की तरफ से। तो हमने अपने जितने भी सर्विलेंस के आले थे उस तरफ घुमाए। रात का समय था तो टीआईओई उस तरफ को घुमाई, तो हमने देखा कि एनिमी अपने पोस्ट के आगे एंटी पर्सनल माइन, जनरली तो वो बिछाई जाती हैं स्ट्रिप्स में, बट इतना शायद उसके पास समय नहीं था, और बिकॉज डिस्टेंस इतना कम है 200-300 मीटर, तो वो जस्ट यूं ही फेंक रहा था। शायद कोई एक फेंक माइन। रहा था जी। ऐसे? जी, कि अगर सीरियसली? हमारी तरफ से कोई मूवमेंट हो तो एटलीस्ट हम उन माइंस को इनकाउंटर करें। तो वो आगे बस बिछाने की जगह वो यूं ही फेंक रहे थे। क्योंकि और उसका तो तरीका, मतलब तरीका बोला, होता है उन्होंने माइंडिंग। बोला हम बिना बिना किसी पैटर्न के लगा देंगे फेंक फेंक कर। दो दो पर्सन हमें, दो एनिमी हमें दिखे जो कि माइन इसी तरह फेंक रहे थे। तो शायद उन्हीं में कोई एक माइन किसी पत्थर पे शायद टकरा के फटी थी, जिसका हमें साउंड सुनाई दिया था। और फिर हमने जब थर्मल साइट से देखा तो हम धुआं भी देख सकते थे उसका। आप लोग बात नहीं करते, उनको बताते नहीं हैं कि साथी क्या कर रहे हो, ये फेंक क्यों रहे हो? जनरली पीस टाइम में जब इस प्रकार की वो नहीं होती तो इंटरेक्शन, जैसे कि अगर वो कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर रहे हैं जो कि मना है 500 मीटर के अंदर अंदर करनी, तो हम उस वक्त ज़रूर उनको बोलते हैं कि अपना काम रोकिए, आप विद इन 500 मीटर्स काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार की बातें ज़रूर होती है, पर उस वक्त इस तरह की कोई बात नहीं हो रही जंग का माहौल है। थी। यस। देन देन हमने अभी अभी कितने बजे की बात है जब ये माइन बिछा रहे थे? ये लगभग रात के 2 बजे की। एंड मतलब वो पूरा तैयार थे कि अभी अटैक आने वाला है उनके ऊपर, उनको ये लग रहा था? जी, लग रहा था। एंड इसी तरह उनका स्पेकुलेटिव फायर भी पूरी रात चलता रहा। एंड उसके बाद सुबह 5 बजे करीब मैं अपनी पोस्टों से रिपोर्टिंग ले रहा था, सभी फॉरवर्ड पोस्ट से जो डेली रिपोर्ट होती है। उसी वक्त हमें शेलिंग की आवाज़ सुनाई देने लगी। अब अभी तक क्वाइट था आपका अभी तक एरिया? क्वाइट था। अब शेलिंग भी हमारे आसपास नहीं हो रही थी, हमें वाइब्रेशन और उसका शॉक इफेक्ट है वो ज़्यादा महसूस हुआ। सभी पोस्ट कमांडर से कहा कि अगर देखें बाहर कुछ लोकेट कर सकते हैं, कुछ नज़र आ रहा हो। हालांकि कोई कुछ उस वक्त लोकेट नहीं कर पाया। देन थोड़ी देर बाद हमें मैसेज आया अगेन अपने ग्रुप में कि एनिमी हमारे ब्रिगेड हेडक्वार्टर को, जो कि रेयर में था, उसको टारगेट कर रहा था। तो आई बिलीव उनके पास वो
लड़ाई के बाद हमें पता चला कि उनके पास जितने भी पुराने रजिस्टर्ड टारगेट रहे होंगे 1971 के, 1965 के, 47 के, वो सभी पे फायरिंग कर रहे थे। अच्छा। तो जो पुरानी कभी आरटी लोकेशंस हाँ हुआ करती थी वहाँ भी फायर किया उन्होंने, समझ के कि शायद आज भी यही लोकेशन हाँ है। तो उन्होंने जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर की पुरानी लोकेशन थी उस पे वो फायर कर रहे थे। तो एक तकरीबन 5 बजे फायर उनकी तरफ से शुरू हो गया था और 6 बजते बजते जब तक इनफैक्ट ये हमें पता चला कि एनिमी का, तब तक हमारे वेपन लोकेटिंग रडार भी एक्शन में आ गए थे और हमारी आरटी की तरफ से भी काउंटर बॉम्बार्डमेंट और काउंटर मोटर की कार्रवाई शुरू हो गई। 6 बजते बजते काउंटर बम्बार्डमेंट वो होता है कि उनकी आरटी को सुन जी के ही हम लोकेट करते हैं जी वेपन वेपन लोकेटिंग रडार लोकेटिंग से, रडार से हम लोकेट कर लेते हैं कि वो कहाँ से फायर कर रहे और फिर हम उनके फायर को दबाने की कोशिश करते हैं। हैं, उन्हीं की गन्स पे फायर करते हैं। जी। तो 6 बजते बजते एनिमी का फायर शिफ्ट होकर ब्रिगेड हेडक्वार्टर से मेरी एक जो मेरी यूनिट की नदन मोस्ट कंपनी है वहाँ आ गया था। ये वो समय है जब मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने हमारी मोटर्स को ओपन करने का आदेश दिया एंड अब हमारी मोटर्स एनिमी की फॉरवर्ड पोस्ट और एनिमी मोटर लोकेशंस पे फायर करने लगी। आपकी मोटर्स तो बटालियन की होती है, जी तो आप लोग की जो बटालियन की मोटर्स बटालियन थी। मोटर्स जी। एंड मतलब मोटर्स में मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा, मतलब हम पीस में इतने कंपटीशन लड़ते हैं एंड कभी कुछ मीटर से रह जाता है, कभी कुछ मीटर से रह जाता है, कभी तीनों मोटर का फायर साथ में नहीं गिरता है और स्प्रेड हो जाता है वो। हाँ स्प्रेड ज़्यादा, फैलाव ज़्यादा आ जाता है। पर उस और कभी आप उससे वजह से सेकंड हो जाते हो, कभी थर्ड हो जाते हो एंड उस दिन ये बहुत बड़ी बात होती है कि फर्स्ट नहीं आए हम, सेकंड आ गए, थर्ड आ गए, पीछे रह गए। बट उस दिन मोटर इतना इफेक्टिव फायर कर रही थी, इतना इफेक्टिव फायर करती कि रेंजिंग वाला गोला ही टारगेट पे गिर रहा था। एंड बस मैंने सोचा, मतलब मुझे ऐसा लगा कि आप थर्ड आओ फोर्थ आओ कोई फर्क नहीं पड़ता, जब आप जरूरत के समय में आप इतना एक्यूरेट फायर दे सकते हो तो हार्डली मैटर्स। मैं थोड़ा सा ऑडियंस में कुछ लोग होंगे शायद जो पहली बार देख रहे होंगे, उनको मोटर्स नहीं पता। तो मोटर्स जैसे कि आर्टिलरी यूनिट होती हैं, उनके पास बड़े बड़े गन्स होते हैं, तो इन्फेंट्री यूनिट का तोपखाना होता है ये। 81 mm ह्यूज गन होती हैं जो 5 किलोमीटर तक आपके गोले गिराती है, उसकी हम बात कर रहे हैं, राइट। और मोटर कंपटीशन की आप बात कर रहे थे। जी हाँ, यस, या प्लीज़ प्लीज़। सो ये वो समय था जब हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने हमारी मोटर्स को ओपन करने का आदेश दिया एंड मोटर्स ने एनिमी मोटर्स को बहुत अच्छे तरीके इफेक्टिवली दबाना शुरू कर दिया था। 7 बजते बजते तकरीबन 7:15 बजे मेरी कंपनी के ऊपर एनिमी का इफेक्टिव मोटर और आर्टी फायर शुरू होगा। अभी तक नदन मोस्ट कंपनी में शुरू हुआ था एंड फायर धीरे धीरे नॉट टू मतलब शिफ्ट ब्रिगेड आउट, से आपके बटालियन के नॉर्थ उसमें आया, फिर धीरे धीरे आपके ऊपर आ इस गया। तरीके से शिफ्ट हो रहा था फायर। तो 7 साढ़े 7 बजे करीब मेरी कंपनी के ऊपर फायर आना शुरू हो गया था और इसी वक्त मुझे मेरी एक फॉरवर्ड पोस्ट है जो कि फॉरवर्ड मोस्ट पोस्ट है, अप्रॉक्स 250 से 300 मीटर फ्रॉम एनिमी फॉरवर्ड पोस्ट एंड 150 मीटर फ्रॉम एलसी। तो उसके पोस्ट कमांडर सूबेदार हरताज सिंह का फ़ोन आता है कि साहब मैंने 5 से 6 लोग देखे हैं ब्लैक ड्रेस में और ओपन में मूव कर रहे हैं। अब दो संभावनाएं थी कि पर चल मतलब कि क्या बैट एक्शन या रेड कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं। अभी तो दिन का टाइम है, दिन का टाइम है, उजाला है। हाँ। उजाला है, फायर बिल्कुल क्लियर उसमें मूव कर रहे थे, बट मोस्ट लाइकली वो अपने फॉरवर्ड जो उनके बंकर्स थे वो ऑक्यूपाई करने जा रहे थे। ओके। सो बट संभावनाएं सारी थी उस वक्त कि कुछ, बट चलते आर्टी फायर में कोई ऐसे क्यों मूव करेगा, तो हमने उसको इसलिए रूल आउट कर दिया। उनके आगे पोस्ट थे। जी उनके आगे कुछ बंकर्स थे, वो उनको ऑक्यूपाई करने जा रहे थे। तो इसी वक्त मैंने अपने सभी आरएल डेट्स को, जितने भी फॉरवर्ड पोस्ट पे 7 आरएल डेट्स लगे हुए थे, सभी को पास किया कि अपने अभी तक हम स्मॉल आर्म फायर मेरी कंपनी में शुरू नहीं हुआ था, ना उनकी तरफ से ना हमारी तरफ से। तो मैंने सभी को बोला कि अपना आरएल रेडी करो एंड हमने एक शॉट में, मतलब हर एक ने 2-2 राउंड्स, 14 राउंड एक साथ फायर किए एनिमी पे। और इसी उसमें इसी प्रोसेस में जो जिस पोस्ट कमांडर ने मुझे बताया था कि उसने 5 लोगों का मूवमेंट देखा, उसी पोस्ट में एक आरएल डिटैचमेंट कमांडर नायक गुरप्रीत सिंह ने एक एयरबस्ट फायर किया उन 5 लोगों के ऊपर, जिसमें से कि शायद एक फैटल कैजुअलिटी और 2 नॉन फैटल कैजुअलिटी उसी वक्त हो गए थे। एयर बर्स्ट मतलब एक बर्स्ट होता है जब एक दुश्मन को लग करके करता है, मार फटता है। एक होता है जब एयर में, हवा में फटता है और सारे स्प्लिंटर्स ज़्यादा दूर तक जाते हैं।
एंड इसी प्रोसेस में जो ये 14 राउंड हमने फायर किए थे, ऑलमोस्ट 2 राउंड्स एनिमी के बंकरों पे इस तरह लगे कि एक एमएमजी बंकर उनका और एक उनका जो एचएमजी का बंकर था वो हिट हुआ एंड बंकर पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। इसके बाद एनिमी का बहुत ही इफेक्टिव फायर हमारे ऊपर शुरू हो गया। एनिमी ने भी अपने ऑलमोस्ट सभी वेपन्स को हमारी तरफ खोल दिए, जो भी था मतलब वेपन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल कैलिबर। अब मतलब जगह की पेक्यूलियरिटी कुछ ऐसी है, टेरेन कुछ ऐसी है कि मेरी 2 पोस्ट है। एक तो व्यू पॉइंट, बीइंग वो व्यू पॉइंट तो सबसे हाईएस्ट फीचर होता है जी। तो वो बिल्कुल उनकी नज़र में था, और एक ये पोस्ट जिसने आरएल मारा था उनके 5 लोगों के ऊपर। इन 2 पोस्ट पे बहुत हैवी कैलिबर फायर आने लगा, मतलब नॉट ओनली स्मॉल आर्म। तो मुझे जब जैसे ही इसकी रिपोर्ट लगी, मैं तभी अभी तक अपनी कमांड पोस्ट में ही था, तो मैंने बोला लोकेट करने के लिए, बट वो लोकेट नहीं कर पा रहे थे लोकेट मतलब कहाँ से कि फायर आ रहा कहाँ है? से तो फायर आ किस रहा है। चीज़ का फायर था? उस स्मॉल वक्त आर्म्स उस फायर था वक्त या नहीं, स्मॉल आर्म नहीं, उस पता ही नहीं वक्त चला मुझे उनको। नहीं पता था, हाँ, बट बाद में मुझे पता चला कि वो आरसीएल एडी गन्स एंड टैंक भी उन्होंने अपने हमारे अपोजिट डिप्लॉय किया हुआ था, जहाँ से जो ये फायर आ अच्छा रहा टैंक था। टैंक था पूरा जी या वो सिर्फ गन यूज कर रहे थे या टैंक? जो पिल बॉक्स में खड़ा कर देते हैं टैंक, जी, टैंक डायरेक्ट फायरिंग जनरली डीसीबी वगैरह में जो जी 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 करते हैं, तो उसको उन्होंने यहाँ पे यूज करा हुआ था। यूज़ कर रहे थे। तो अभी तक हमें ये नहीं पता था, पर जब कोई नहीं लोकेट कर पाया तो मैंने अपने सीनियर जीसी को बोला कि साहब मैं सर्वेलेंस सेंटर में आ रहा हूँ। अब बिकॉज वो एक छोटी सी रिच पे हमारी पोस्टें सारी हैं, एंड पोस्ट की कुछ बनावट ऐसी थी कि सर्वेलेंस सेंटर मेरे कमांड पोस्ट से करीब 70 मीटर की दूरी पर था, 50 से 70 मीटर। तो मेरे सीनियर जीसी ने उसी को बोला नहीं साहब आप अकेले नहीं आओगे वहाँ से। मैंने कहा साहब पोस्ट में ही तो हूँ मैं, बट ही डिड नॉट अलाउ। तो उसने सीएचएम को भेजा, तो मेरा सीएचएम हवलदार सतेंद्र सिंह, जो कि अभी तो जीसीओ बन गए हैं, 6 फुट 2 इंच लंबा खालसा, बिल्कुल बॉडी बिल्डर, शायद अभी तक जिमिंग इज इनटू जिमिंग। तो मैं जैसे ही मैंने पहले गेट खोला, मैंने बाहर, तो मेरी कमांड पोस्ट के जस्ट ऊपर एक पेड़ है साइड में, मतलब तो बेसिकली ऊपर से मतलब है कि मेरी पूरी कमांड पोस्ट को कवर करता है। इन केस ऑफ आर्टी फायर एक और लेयर हमने वो लगा रखी है कि तो जैसे ही मैं बाहर गया तो मैं देखा कि दुश्मन का जो एचएमजी एंड हैवी के जो ये फ्लैट ट्रैजेक्टरी वेपन्स जितने भी होते हैं, पीका, इनका फायर इस तरीके से मेरी छत के ऊपर से आ रहा है कि पेड़ की ब्रांचेस बिल्कुल ऐसे टूट रही है, बिल्कुल टूट के गिर रही हैं। और मैं उधर से देख रहा हूँ तो वो सीएचएम बिल्कुल स्क्रॉल करता हुआ मेरी तरफ आ रहा है। एंड देन वो आया मेरे कमांड पोस्ट पे, मुझे पकड़ा, बिल्कुल को डाउन करा के अपने साथ लेके गया। एंड जब मैं बिल्कुल मिड में पहुंचा तब मैं फील कर सकता हूँ कि गोलियां बिल्कुल, जब गोली ऊपर से जाती है उसका साउंड अलग होता है, अलग आती है आवाज। हाँ, जैसे कि कुछ पानी में आपने मारा हो, पानी में पत्थर डालने पिट की, पिट 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 करके। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस। तो मैं वो साउंड फील कर सकता, तो गोलियां बिल्कुल ऊपर से गुजर रही थी। तो किसी तरह इस तरह मैं अपनी सर्वेलेंस पोस्ट पे पहुंचा। एंड ये वहाँ सब दिन के टाइम पे एकदम ओपन ये में हो सुबह रहा है? 8 साढ़े 8 बजे की बात है। तो मैं सर्वेलेंस सेंटर पहुंचा, वहाँ पे मैंने देखा जो भी आले थे सबको जिनको रोटेट करा सकता था घुमाया फिराया। देन मेरी नज़र पड़ी उनके कंपनी हेडक्वार्टर लोकेशन पे, जो कि मेरे से 1400 मीटर दूर थी। ओके। तो मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया, तो मैं जो एक बैक ब्लास्ट कहूँ या जो मजल से जो एक यस। मजल फ्लैश। मजल फ्लैश, यस, मैंने वो नोटिस किया। एंड वो कोई नॉर्मल नहीं, मतलब देन आई रियलाइज कि ये टैंक है, ओके। कि ये कोई और मतलब आरएल भी इतनी दूरी पे मतलब नहीं मार सकता इस तरीके से, क्योंकि आरसीएल गन का बंकर उनकी उसकी के बगल में था। आरसीएल गन को मैंने नोटिस किया कि और बड़ी तरीके से वो फायर कर रहे थे कि वो आते थे 2 लोग पीछे से, एंड आरसीएल गन सेट करते थे, फिर मारते थे और निकल जाते थे। अब इसके बाद जब वो वापस चले जाते थे, इसके बीच में टैंक फायर करता था। और एक तीसरा बंकर वहां था जहां से एडी गन फायर कर रही थी। वो एडी गन भी आप लोग के ऊपर ही फायर कर रही थी? जी, तो बेसिकली वो उस कंपनी हेडक्वार्टर लोकेशन से वो 1400 मीटर दूर थी। फेंस के अलोंग हमारे 3 कंपनियों पे फायर कर रहे थे, सिर्फ मेरे पे ही नहीं, मेरी जो नेबरिंग कंपनी, एक मेरे ईस्ट में एक मेरे वेस्ट में, उन दोनों पे भी वो फायर कर तो रहे थे। उनकी रेंज और उसमें इलाके में जितना आ रहा था वो जी, इफेक्टिव फायर दे वो रहे थे वहाँ इफेक्टिव पे। फायर कर रहे थे। बट उन्होंने फिर मेरी जो, बिकॉज जैसे ही मैंने ये
एक साथ इतने आरएल के राउंड्स मारे, तो उन्होंने मेरी पोस्ट को पिन पॉइंट करना शुरू कर दिया। इनको तो नहीं छोड़ेंगे। हाँ, कुछ इस तरीके से। जैसे ही वो मैंने मजल फ्लैश देखा, देन आई रियलाइज उसके बगल में एक बंकर था, एंड जो बंकर्स हम पहचान, जैसे अगर कोई LMG HMG या इस तरीके का फ्लैट ट्रेजेक्टरी वेपन का बंकर होता है तो उसका लूप होल जनरली छोटा होगा, 1 by 1 फीट, 2 by 2 फीट। वो बंकर क्लियर लग रहा था कि वो इस तरीके से बना है कि बैक ब्लास्ट के लिए पीछे से ओपन और आगे से कंप्लीट वन विंडो जो कि ओपन थी। सो मैंने देखा कि 2 लोग वहाँ आए, एंड अगेन उन्होंने कुछ फायर किया, एंड सिमिलर काइंड ऑफ फ्लैश बट थोड़ा कम। So that was their RCL gun. So टैंक, एक बार टैंक फायर करता था, एक बार RCL। this RCL gun used to fire, and उसके बगल में मतलब towards the end of that post एक और था जहाँ से कंटिन्यू धूल उड़ रही थी, वहाँ पे उनकी AD गन लगी हुई थी। एयर डिफेंस गन आपके बंकरों के ऊपर? जी, डायरेक्ट फायरिंग रोल में। पर ये तीनों एक ही पोस्ट में थी जो उनकी कंपनी हेडक्वार्टर लोकेशन थी। जब मैंने तीनों बंकरों को लोकेट कर लिया, आई मेड ए वीडियो ऑफ इट एंड आई सेंट इट टू कमांडिंग ऑफिसर कि सर 3 हैवी कैलिबर वेपन्स एट दिस पोस्ट, और मुझे अभी इमीडिएट मोटर फायर चाहिए इस पोस्ट के ऊपर। कमांडिंग ऑफिसर ने मुझे एक सेक्शन मोटर बिल्कुल मेरे डिस्पोजल पे रख दिया, एंड देन मैंने कोऑर्डिनेट किया अपने नेबरिंग कंपनी कमांडर से जिसके पास ATGM लॉन्चर था उस वक्त अवेलेबल। मेरी कंपनी बीइंग geographically so located, it was not possible for me to fire कि मैं वहाँ से ATGM फायर कर जी जी पाता। जी। तो नेबरिंग कंपनी में ATGM लॉन्चर था, तो मैंने उससे कोऑर्डिनेट किया, मैंने कहा यू फायर ATGM फ्रॉम देयर, और मैं यहाँ से मोटर का शूट ले रहा था। और साथ ही में जब एक बार लोकेशन जाहिर हो गई तो RT को भी इंस्ट्रक्शन मिल गई कि उस पर तबाही मचा दो। तबाही मचा दी जाए, एंड हम ये सब देख रहे थे, सो हम फायर को करेक्ट कर सकते थे। Yeah. ड्रोन वॉज इन एयर, फीड मेरे पास डायरेक्ट आ रही थी ड्रोन ये की। अच्छा, ये ड्रोन से फीड आ रहा था आपको? ड्रोन से भी आ रही थी, मेरे कैमरा से भी आ रही कैमरा थी। सामने भी आपको? जी। प्रॉब्लम विद मतलब डायरेक्ट फायरिंग की, डायरेक्ट फायरिंग अगर आप टारगेट पे एंगेज कर रहे हो तो आपको टारगेट दिख रहा है, तो टारगेट भी आपको देखता है। सो दैट्स व्हाई इनफैक्ट या सो हम interesting. बहुत करेक्ट प्रिसाइज करेक्शन दे पा रहे थे अगर ज़रूरत पड़ी हमें तो, एंड विद इन सेकेंड्स मतलब तीनों तरफ से मेरी नेबरिंग कंपनी से ATGM फायर और मोटर फायर और RT फायर एनिमी की कंपनी हेडक्वार्टर लोकेशन पे पड़ने लगा। तो जो उन्होंने टैंक को छुपाने के लिए ओवरहेड प्रोटेक्शन लगाई हुई थी वो डिस्ट्रॉय हो गई और उनका टैंक एक्सपोज हो गया। ओके। और वो विजुअल हो गया, एंड नाउ वी कुड सी इट क्लियरली। तो मजबूरन उन्हें अपने टैंक को पीछे ले जाना पड़ा। एंड सिमिलरली बिकॉज हम लोकेशन हम जान चुके थे, मोटर फायर इतना इफेक्टिव था कि वो इतने इजीली अपनी RCL गन भी ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हर बार वो आते थे फिर चले जाते थे, पीछे से वो एक्सपोज थे, एंड मोटर फायर फिर वहाँ कंटिन्यू रहा। तो ATGM AD गन को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारा जो ATGM जो नेबरिंग कंपनी ने मारा था वो डायरेक्ट हिट उस बंकर पे किया, एंड उसके बाद हमें वो AD एकदम गन शांत हो भी गया। ऑब्जर्व नहीं हुई। तो इस तरीके से मतलब हमने वो तीनों के तीनों जो उनके वेपन्स जो हमें पिन डाउन कर रहे थे उस दिन, उनको बेसिकली न्यूट्रलाइज किया। एंड वो भी सीज फायर खत्म होने से पहले और शुरू होने से पहले? सीज फायर उसी दिन डिक्लेयर हुआ था ना? जी जी, शाम 5 बजे तक इसके बाद फायर तो चलता रहा, स्मॉल ट्रेजेक्टरी वेपन, स्मॉल आर्म फायर हम फायर कर रहे थे, लेकिन एटलीस्ट उनके वो मेन वेपन्स दब गए थे जिनकी वजह से हमारी पोस्टों को दबा पा नुकसान रहे हो थे, रहा था। नुकसान हो रहा था। एंड शाम 5 बजे तक स्मॉल आर्म फायर कंटिन्यू रहा, हालांकि उनके वो जो मेन हैवी कैलिबर वेपन्स थे वो दोबारा हमें देखने को नहीं मिले। एंड तकरीबन 5:30 बजे सीज फायर एग्रीमेंट की घोषणा हुई, तो उसके बाद हमें फायर रोकने के आदेश मिले। बट विद इन हाफ एन आवर शायद एनिमी ने दोबारा सीज फायर वायलेशन कर दिया था। और इस वक्त जो इसके बाद जो फायर हुआ है वो इतना इंटेंसिटी में इतना ज़्यादा अधिक था कि मतलब दिन में तो फिर भी पता चल मतलब हम वो कर पा रहे थे, बट शाम को जब हमने देखा तो बिकॉज दिस टाइम जब शाम को खुली तो शायद हमारी तरफ से सारी मीडियम ओपन हुई थी, एंड वो उनकी मीडियम मतलब मीडियम आर्टिलरी गन्स, और जो कि एनिमी की मीडियम आर्टी जो कि शायद प्लेन्स में कहीं लगी हुई थी उन पे फायर कर रही थी। एंड हम देख सकते थे अपने सर्वेलेंस इक्विपमेंट से कि 7 तारीख को विकेट कर दिया था, बट
जगह 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 आग हमें नज़र आ रही थी। तो शायद ऐसा लग रहा था, मंज़र कुछ ऐसा था कि पूरा जल रहा हो।